हेलो बच्चों, मैं हूं पवार सर, आईआईटी गुरुकुल नागपुर से। बेटा, आज हम लोग 11th के बच्चों के लिए जो जस्ट 10th की एग्जाम देके 11th में आए हुए हैं, उनके लिए आज हमारा लेक्चर है यूनिट्स एंड डायमेंशन का। बेटा, अभी अभी जिन बच्चों ने 10th की एग्जाम देके 11th में आए हैं, उनको सबसे पहली चीज क्या करना है, तो 8, 9, 10th में जो उनके छोटे छोटे फॉर्मूलेज रहे होंगे फिजिक्स रिलेटेड, फॉर एग्जाम्पल वर्क डन क्या रहता, पावर क्या रहता, एनर्जी क्या रहता, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, वर्क डन, ये मोमेंटम, ये सभी फॉर्मूले को आज हम हमारे लेक्चर में रिवाइज करेंगे। तो आपको यूनिट्स और डायमेंशन, आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशन, जो फिजिक्स में 11th का एकदम बिगिनिंग का चैप्टर है। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ बेसिक 20 फॉर्मूले पढ़ेंगे और उनके यूनिट्स एंड डायमेंशन निकालना पड़ेंगे। ठीक है बेटा, तो हम लोग चालू करते हैं हमारा लेक्चर। पहला पॉइंट, हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। बेटा, अगर हम लोग मान लो लेंथ ले रहे हैं, तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। लेंथ के लिए एल का इस्तेमाल होता। लेंथ या तो डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस ले लो या लेंथ ले लो, तो उसको आप क्या दिखाओगे, एल से। बेटा, लेंथ का यूनिट क्या रहता, मीटर, सेंटीमीटर, ये यूनिट होता है। सेकंड ले लेते हैं हम लोग मास। मास को किससे दिखाते बेटा, एम से। मास का यूनिट क्या होता है, केजी या तो ग्राम। अब इसमें एक चीज है बेटा, मास का डायमेंशन भले ही मैंने एम से दिखाया हो, लेकिन यूनिट लिखा मैंने केजी और ग्राम। इसमें आपको एक चीज देखना है कि व्हाट इज मीन बाय किलो। बेटा मुझे बताओ, किलो जो होता है वो मास का यूनिट होता है क्या? किलो मास का यूनिट नहीं होता। ठीक है ना, किलो का मतलब, ये जो किलो लिखा हुआ है, किलो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 1000 होता है। अगर मैं कहूं बेटा कि मेरे पास 2 किलो रुपीस है, मेरे पास 2 किलो रुपीस है, तो इसका मतलब होता है मेरे पास 2000 रुपए है, यानी 2000 रुपीस है। किलो कभी भी मास का यूनिट नहीं होता जब तक उसको ग्राम नहीं जुड़ेगा। बेसिक यूनिट होता है ग्राम, और किलो इंडिकेट करता है एक सिंपल नंबर, दैट नंबर इज 1000। तो अगर मैंने कहा मेरे क्लास में आधा किलो बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे क्लास में आधा किलो बच्चे बैठे हुए हैं, यानी कितना, तो 1 किलो यानी कितना, 1000। आधा किलो बोले तो कितना हो जाएगा बेटा, 500। मेरे क्लास में आधा किलो बच्चे बैठे हुए हैं, यानी मेरे क्लास में 500 बच्चे बैठे हुए हैं, 500 बच्चे बैठे हुए हैं। तो ये भी सही है। तो बेटा यहां पे पहला चीज आपने सीखा कि जो किलो होता है वो किलो एक सिंपल नंबर है। किलो का मतलब कितना होता है, 1000। बट जब ग्राम जुड़ गया तो वो यूनिट हो गया। क्लियर? आप किलो को किसी भी जगह पे आप अटैच कर सकते हो। जैसे यहां पे किलोमीटर, ये मीटर को आपने किलोमीटर कर दिया। किलो का मतलब क्या, 1000, तो किलो का मतलब 1000 हो गया, तो ये 1000 मीटर हो गया। और ये किलोग्राम यानी कितना, 1000 ग्राम। क्लियर है बेटा? अभी मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया है किलो का मतलब। किलो मास का यूनिट होता है क्या, नहीं होता। किलो का मतलब क्या होता है, ओनली 1000। तो मेरे क्लास में 2 किलो बच्चे बैठे हुए, यानी 2000 बच्चे बैठे हुए हैं, 2000 बच्चे बैठे हुए हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, बेटा टाइम। टाइम के लिए क्या लेते हैं हम लोग, टी। टाइम किससे दिखाते हैं, सेकंड में, मिनट में, आवर्स में, डे में, नंबर ऑफ डेज, ईयर। तो इससे आप टाइम दिखा सकते हो। टाइम का बेसिक यूनिट है आपका सेकंड। सेकंड, मिनट, आवर्स, डेज भी कह सकते हो आप, ईयर्स भी कह सकते हो। तो आपका बेसिक हम लोगों ने 3 चीजें ले ली। लेंथ का डायमेंशन है एल, मास का एम, टाइम का टी, और ये हो गई यूनिट्स। तो अब आप अपना टॉपिक देख लीजिए, यूनिट्स एंड डायमेंशन। अलग अलग चीजों का
फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट्स बताओ, तो यूनिट्स ये हो गए, और डायमेंशन बताओ तो ये डायमेंशंस हो गए। तो ये अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अभी आगे अगले अगले पॉइंट्स पढ़ेंगे। देखो बेटा, पॉइंट नंबर 4, व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी। आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बेटा वेलोसिटी यानी क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी का मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने समय में, वो वेलोसिटी इंडिकेट करता है। यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, या तो स्पीड भी ले सकते हो आप, स्पीड के लिए भी सेम आएगा। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आप वेलोसिटी कहो या तो स्पीड कहो, वो बाकी का स्केलर वेक्टर वाला पॉइंट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। वेलोसिटी यानी कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में। फॉर एग्जांपल 150 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 3 आवर्स में, तो इसका मतलब क्या हुआ, 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपकी कार की स्पीड हो गई। तो आपकी कार कितने स्पीड से जा रही है, तो कार आपकी 50 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है 1 आवर्स में। तो ये आपका स्पीड इंडिकेट करता है, यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में। ठीक है, अब बेटा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इसको आप लेंथ कह सकते हो, और बेटा टाइम के लिए क्या लिया, टी। अब वेलोसिटी इक्वल टू, बेटा इसमें मास है क्या कहीं पे, इसमें कोई भी मास का टर्म नहीं है, तो m क्या हुआ 0। लेंथ है क्या बेटा, है, तो लेंथ कितना है 1। ये जो टाइम है, ये अगर ऊपर लिखूं, अगर ये टाइम ऊपर लिखा जाए तो t⁻⁻1 ले लोगे। क्लियर, तो ये हो गया बेटा डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का क्या निकाला आपने, डायमेंशन। अब क्या निकालना होगा, यूनिट। तो बेटा यहां से यूनिट निकाल लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या रहता, मीटर। टाइम का क्या रहता, सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, ये क्या हुआ वेलोसिटी का यूनिट। तो बेटा ये हो गया यूनिट, ये हो गया डायमेंशन। और एक बार देखते बेटा, हम लोग अभी सिंपल से स्टार्ट करेंगे, बाद में अपना लेवल इंक्रीज करेंगे, फॉर्मुलेज इंक्रीज करेंगे। वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर, टाइम बोले तो सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या हुआ, मीटर पर सेकंड। ये क्या निकाला आपने, यूनिट। अब डायमेंशन, डिस्टेंस इज नथिंग बट लेंथ, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ, टाइम का टी। इसमें बेटा मास है क्या, नहीं है, तो मास के ऊपर क्या लिया 0। लेंथ कितना है 1, टाइम ऊपर जाएगा तो क्या होगा -1। यहां पे 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया -1। तो ये क्या निकाला आपने, डायमेंशन। ये क्या निकाला आपने, यूनिट। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। पॉइंट नंबर 5। नाउ बेटा एक्सलरेशन, क्या लिया मैंने, एक्सलरेशन। अब आप एक बार एक्सलरेशन को और एक बार गहराई से थोड़ा समझ लेते हैं। हमारे पास स्कूटी है, या हमारे पास मोटरसाइकिल है, बाइक है। अब हम जब बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, या अपना मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक्सलरेट बढ़ाते हैं, एक्सलरेट करते गाड़ी को। तो जैसे ही गाड़ी को एक्सलरेशन देते तो क्या होता, अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ती। तो गाड़ी को एक्सलरेट करना यानी स्पीड बढ़ाना। तो एक्सलरेशन यानी क्या होता कि कितना वेलोसिटी चेंज हुआ कितने समय में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सलरेशन, हमने अपनी गाड़ी को एक्सलरेट किया, तो जैसे ही गाड़ी को एक्सलरेट करोगे अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ती है। सो एक्सलरेशन यानी क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कितने समय में कितनी स्पीड चेंज हुई। सो एक्सलरेशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो ना, एक्सलरेशन ले लिया, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर।
अब बेटा वेलोसिटी की जगह पे हमने क्या लिया था? वेलोसिटी का मतलब क्या होता? कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सलरेट किया, एक्सलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हुआ बेटा? ए इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया ये, और टी इंटू टी, टी का स्क्वायर। अभी बेटा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट लेंथ। डिस्प्लेसमेंट यानी क्या? लेंथ। टाइम को ले लो टी, उसका क्या है? स्क्वायर। बेटा यहां कुछ नहीं है यानी 1 है। अब इसको कैसे लिखोगे? देखो यहां पे मास आ रहा है क्या? इसके अंदर आपको मास दिख रहा है कहीं पे? नहीं। सो m टू द पावर क्या हो गया? 0। m टू द पावर क्या हुआ बेटा? 0। यहां पे कोई मास है ही नहीं। लेंथ क्या है? 1। टाइम कितना है बेटा? ये अगर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? अगर ये t को ऊपर लेके गए तो t टू द पावर ऑफ -2 ऐसा हो गया। सो एक्सलरेशन का ये क्या हुआ आपका? डायमेंशन। सो m के ऊपर है 0, l के ऊपर है 1, t के ऊपर है -2। ये एक्सलरेशन का क्या निकाला आपने? डायमेंशन। सो इस तरीके से आपने डायमेंशन निकाला। अब क्या निकालना है हमको? यूनिट। सो यूनिट देखो बेटा, लेंथ का यूनिट क्या है बताओ आप लोग? मीटर। लेंथ का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, उसका स्क्वायर। ऐसा हो गया। तो बेटा डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, उसका स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बेटा अपना एक्सलरेशन। और एक बार देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं। एक्सलरेशन यानी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी यानी क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम का स्क्वायर। तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया टी का स्क्वायर। सो m हो गया 0, l हो गया 1, t हो गया -2। क्लियर? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बच्चों आप लोगों को फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आप याद करना चालू कर देना अभी, क्योंकि ये पूरे फिजिक्स में हर जगह इस्तेमाल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्स। फोर्स यानी क्या? मास इंटू एक्सलरेशन। बेटा आप लोगों को नीट और जेडबलई दोनों में भी फिजिक्स है, ठीक है ना? तो और फिजिक्स क्या है? फॉर्मूले, कंसेप्ट और न्यूमेरिकल। अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या क्या कंसेप्ट बताए, वो कंसेप्ट को समझो, फॉर्मूलेस को याद करो और उनको अलग अलग न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करो, तो आपका फिजिक्स स्ट्रांग होगा। तो फिजिक्स में आपको फॉर्मूले, कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझना और याद करना बहुत जरूरी है। क्लियर बेटा? अब देखो, आपने न्यूटन्स के 3 लॉ पढ़े होंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें से न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको आसानी से याद रहता, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर? लेकिन न्यूटन का सेकंड लॉ क्या था? न्यूटन का सेकंड लॉ ये था बेटा, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब ये देखो बेटा, अगर ये कोई चीज है, ये मेरा हाथ, अगर इसको मैंने किसी एक मोमेंटम से लाया, अगर ये कोई मोमेंटम से इसको टकराएगा तो मेरा जो मोमेंटम चेंज होगा वो इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स रहेगा। मैंने अगर 10 के मोमेंटम से हाथ को लाया तो ये 10 की ताकत यानी 10 के मोमेंटम से ये आया, इस पे टकराया और टकराने के बाद ये चला गया, तो इसके ऊपर जो मेरा मोमेंटम चेंज हुआ वो यानी इसके ऊपर एक्ट होने वाला फोर्स। तो फोर्स इज ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या था? अपना न्यूटन का सेकंड लॉ। अभी हम लोग उस चक्कर में ज्यादा नहीं जाएंगे, ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, उसके एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे, सिंपल हम उसका फाइनल रिजल्ट ले लेते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज मास इंटू एक्सलरेशन। फोर्स यानी क्या? मास इंटू एक्सलरेशन। अब आप फिलहाल के लिए अभी आप भूल जाओ बेटा, न्यूटन सेकंड लॉ को भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो, फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन। बाइक का मास, कार का मास या स्कूटी का मास या मोटरसाइकिल का मास, कितने मास को कितने एक्सलरेट किया? आपकी गाड़ी की इंजन, आपके बाइक का मास गाड़ी के मास को
कितने से उसकी स्पीड चेंज की, कितने से एक्सलरेट किया उसको, वो इंडिकेट करता है फोर्स। अब ये देखो, ये ऐसा है, इसको मैंने ऐसे धक्का दे दिया, तो फोर्स यानी क्या, तो कितने मास को कितने से एक्सलरेट कराया, दैट इज अ फोर्स। हमने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये मास एक्सलरेट हुआ ऐसा। सो फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सलरेशन। नाउ फोर्स इक्वल टू, अब हमारा पर्पस क्या है, यूनिट और डायमेंशन निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। मास, एक्सलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था हमने। मास, वेलोसिटी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हुआ, मास इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का स्क्वायर। क्लियर? वापस से देख लो बेटा, फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन। रट लेने का फॉर्मूले को याद करना ही पड़ेगा फॉर्मूला। फोर्स इज मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलरेट करना यानी चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यानी क्या, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने समय में। सो वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का स्क्वायर। अब देखो ना, इससे यूनिट निकाल लो। मास का यूनिट क्या होता है, केजी। क्लियर बेटा? डिस्टेंस का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, उसका स्क्वायर। यूनिट देखो आपने कैसे निकाला, यहां पे आप चेक करो बेटा। मास के लिए ले लो केजी, ठीक है, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकंड स्क्वायर। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी इसी को कहते हैं बेटा न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या रहता है, न्यूटन, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे डायमेंशन। मुझे बताओ बेटा, इसमें मास कितना है, 1, लेंथ कितना है, 1, टाइम कितना है, 2। तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। m1, ये देखो मास 1 है, लेंथ 1 है, और टाइम बेटा नीचे दिया है t स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा -2, तो ये -2 हो गया। सो m1 l1 t -2, ये किसका हुआ, फोर्स का डायमेंशन। बच्चों आप लोगों को फोर्स का डायमेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन को हमें डायरेक्ट यूज करना होगा, लेकिन बाजू में आप निकाल के रख सकते हो, तुरंत ही निकालते आना चाहिए। कैसे, फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो ये हो गया मास, डिस्टेंस और टाइम का स्क्वायर। मास के लिए क्या 1, डिस्टेंस का 1, टाइम का 2, लेकिन ये ऊपर जाएगा तो -2। यूनिट चेक कर लेते हैं हम लोग। बताओ, मास के लिए केजी, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड स्क्वायर। क्लियर? तो बेटा ये क्या हो गया अपना यूनिट, ये क्या हो गया डायमेंशन। क्लियर? अब मेरा आपको सबको सजेशन है, फोर्स के डायमेंशन को याद रख के डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे आगे। क्लियर? तो ये वाला तो बहुत आसानी से याद रहता, 1 1 -2, m1 l1 t -2। क्या है फोर्स का डायमेंशन, m1 l1 t -2। इसको हम बाद में डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे अभी। क्लियर? ये दिमाग में रख लो। अब मुझे चाहिए बेटा वर्क डन। अब बताओ बेटा, चलो कितने लोगों को फॉर्मूला याद है? वर्क डन का फॉर्मूला कौन बच्चा बता सकता है, बताइए। बराबर है, वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सही है बेटा, वर्क डन यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है बेटा वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब अभी मैंने कहा था आपको, क्या कहा था मैंने, फोर्स का डायमेंशन याद रखना है। क्या लिखा था डायमेंशन, m1 l1 t -2। डायरेक्ट रख देने का इसको। डिस्प्लेसमेंट इज एल। वर्क डन का फॉर्मूला याद कर लो बेटा। क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जिसको याद नहीं है वो याद कर लो इसको। फोर्स का डायमेंशन
m1 l1 t माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का l, आप देखो बेटा ये हो गया m1, ये l यहां पर भी है, l यहां पर भी है, सो l दो बार लिखा हुआ है ना, यहां पे एक बार है और यहां पे एक बार है, सो l के ऊपर कितना लिखोगे 2, क्योंकि दो बार आ गया ना l, तो टाइम के ऊपर क्या है -2। तो ये हो गया बेटा अपना डायमेंशन। क्या निकाला आपने? वर्क डन का डायमेंशन। अब क्या निकालोगे? यूनिट। अब मुझे बताओ बेटा, फोर्स का यूनिट क्या लिया था? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट बोले तो मीटर, तो क्या हुआ? न्यूटन मीटर। इसी का दूसरा नाम है जूल। न्यूटन मीटर का ही दूसरा नाम क्या है? जूल। ठीक है ना? सो वर्क डन को आप केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, ये हो गया था अपना फोर्स, या तो न्यूटन मीटर या तो जूल, ऐसे अलग अलग नाम ले सकते हो। ठीक है ना? वर्क डन का डायमेंशन यानी ही एनर्जी का डायमेंशन। अगर बेटा आपको एनर्जी पूछा जाए, अब देखो बेटा बहुत ही अच्छी चीज है, अगर आपको यह बोला जाए कि एनर्जी का डायमेंशन निकालो, सो एनर्जी का निकाला है नहीं वर्क डन, क्योंकि एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी बोले तो हमारे पास कितनी एनर्जी है, तो हम कितना काम कर सकते हैं, तो हम जितना वर्क डन कर सकते हैं उतनी हमारे पास एनर्जी है। तो एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क, आपकी काम करने की कैपेसिटी यानी एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट या डायमेंशन बोले तो भी ऐसे ही आएगा। अगर आपको कहा कि काइनेटिक एनर्जी के लिए सॉल्व करो, सो काइनेटिक एनर्जी के लिए भी वापस से यही आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का पूछा तो भी यही आएगा। काइनेटिक एनर्जी कहो, पोटेंशियल एनर्जी कहो, सरफेस एनर्जी कहो, किसी भी टाइप की एनर्जी कहने दो, सभी के लिए यही यूनिट और यही डायमेंशन आएंगे। अच्छा बेटा, हीट के लिए क्या होना चाहिए? अब मैंने क्या कहा आपको? हीट। अब हीट की यूनिट और डायमेंशन क्या होने चाहिए? बेटा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपको हीट रहने दो, काइनेटिक एनर्जी रहने दो, पोटेंशियल एनर्जी रहने दो या वर्क डन रहने दो, सभी के लिए आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। क्लियर बेटा? तो आप ये सभी चीजें अच्छे से याद रख लेना। आपको जरूरी नहीं वर्क डन ही पूछेंगे, आपको बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का बताओ, पोटेंशियल एनर्जी का बताओ, हीट का बताओ, तो सभी के लिए आप इसी तरीके से सॉल्व करना। चलो अगला पार्ट देखते हैं बेटा। अब हम लोग निकालते हैं पावर के लिए। पावर, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर। पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। बेटा ये देखो, एनर्जी तो है काम करने की, एनर्जी इज ए कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी यानी एनर्जी। तो फिर वर्क डन पावर क्या होता? तो कितने समय में ज्यादा काम कर सकते हो। अगर आपने कम समय में, कोई बंदा कम समय में ज्यादा काम करे तो वो ज्यादा पावरफुल है, और कोई उतने ही काम को बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है तो वो क्या हुआ? वो कम पावरफुल हुआ। सो पावर क्या इंडिकेट करता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर यानी क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी आपका, अगर आपने कम समय में ज्यादा काम कर लिया तो आपके पास पावर ज्यादा था। अगर आपने थोड़ा सा ही काम किया और बहुत ज्यादा समय ले लिया तो इसका आपका पावर क्या है? कम है। सो पावर यानी होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यानी कितना वर्क डन कितने समय में किया वो इंडिकेट करता है पावर। क्लियर बच्चों? अब देखो बेटा, पावर के डायमेंशन और यूनिट निकालो। वर्क डन का मतलब क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। टाइम क्या है? टी। पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब बेटा फोर्स का डायमेंशन मैंने आपको याद करने को कहा। फोर्स का डायमेंशन सभी बच्चों ने याद रख लेना चाहिए। क्या है वो डायमेंशन? m1 l1 t माइनस टू। क्या है बेटा? m1 l1 t माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट का क्या है? l।
क्लियर? आगे बढ़े हम लोग। नीचे क्या दिया बेटा? टाइम, ये टी ले लिया। अब बताओ बेटा, यहां पे m कितना है? 1, यहां पे लेंथ कितना है? 2, यहां पे टाइम कितना है? -3। कंफ्यूज हो गए? अच्छा याद दिख नहीं रहा है? चलो ठीक है बेटा, ऊपर लिखता हूं मैं, बराबर दिखना, यहां पे लिखूंगा। ये देखो बेटा, m कितना है? 1, m यहां पे 1 है। लेंथ देखो बेटा, यहां पे और यहां पे दोनों जगह है, यहां पे और यहां पे दो जगह पर लेंथ है। सो l का स्क्वायर दे दो, L2 ऐसा। यहां पे टाइम के ऊपर क्या है बेटा? -2। यहां नीचे भी और एक टाइम दिख रहा है, ये वाला। सो ये जो नीचे में जो टाइम दिख रहा है बेटा, इसको ऊपर लेके जाओ, तो ये टाइम अगर ऊपर लेके जाओगे तो वो -1 हो जाएगा। सो -2 -1 यानी -3, तो टाइम के ऊपर आ गया -3। बराबर चेक करो बेटा, यहां पे मास कितना है? 1, तो m1 ले लिया। लेंथ यहां 2 बार था, इसलिए L2 ले लिया। लेकिन यहां टाइम देखो बेटा, यहां टाइम के ऊपर क्या है? -2, यहां टाइम के ऊपर क्या है? 1। ये 1 जब ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। सो ये -1 और ये -2, तो -2 और -1 कर दोगे तो -3 हो गया। क्लियर? ये हो गया आपका क्या? डायमेंशन। समझा बेटा? अब देखो, अब हमारा क्या बचा? यूनिट। फोर्स का यूनिट बताओ बेटा, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का मीटर, और टाइम का सेकंड। ये हो गया। न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं, यानी यहां से वर्क डन यानी जूल, और टाइम यानी सेकंड। जूल पर सेकंड को क्या कहते हैं? वैट। तो अब देखो बेटा, 3 यूनिट बन गए। यहां पावर का यूनिट डायरेक्ट वैट लिख दो तो भी चलेगा, पावर यानी जूल पर सेकंड, ये भी चलेगा, या तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ऐसे कई यूनिट्स आप फॉर्म कर सकते हो। ये देखो, पावर को डायरेक्ट वैट कह दिया, जूल पर सेकंड कहा, या तो न्यूटन मीटर पर सेकंड, ये भी आप ले सकते हो। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज, मोमेंटम। अब ले लेते हैं हम लोग लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को मैं P लेटर से दिखा देता। व्हाट इज ए लीनियर मोमेंटम? बेटा आप लोग बता सकते हो मुझे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? आपने 8, 9, 10 में तो पढ़ा होगा। हाँ बेटा बराबर है, लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब लिख लेता हूं मैं, लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सभी बच्चे वापस एक बार अच्छे से याद करेंगे, क्या है बेटा? लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट यानी लीनियर मोमेंटम। आपने फॉर्मूला तो बहुत अच्छे से याद कर लिया कि लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब बताओ बेटा, सही में आपको क्या समझा कि व्हाट इज मीन बाय मोमेंटम? क्या समझा आपको? मुझे बताओ। हम 2 बच्चों को ले लेते, ये एक बच्चा, ये दूसरा बच्चा। 2 बच्चों को हम लोग, एक बच्चे को लकड़ी से मारेंगे, उड़न प्लैंक, लकड़ी से उसकी पिटाई करेंगे, और दूसरे को आयरन रॉड यानी लोहे की सलाख। मेरे पास 2 चीजें हैं, एक लकड़ी है उड़न, और एक है आयरन यानी लोहा, लोहे की सलाख। एक बच्चे को लोहे की सलाख से मारो और एक बच्चे को लकड़ी से मारो। सही में मत मारना, मैं बता रहा हूं समझा के सिर्फ। एक बच्चे को लकड़ी से मारा और एक बच्चे को लोहे से मारा, किससे ज्यादा लगना चाहिए? किससे ज्यादा लगेगा बेटा? लकड़ी से ज्यादा लगेगा या लोहे से ज्यादा लगेगा? कुछ बच्चे बोलेंगे सर लकड़ी से लगेगा, कुछ बच्चे बोलेंगे लोहे किससे लगेगा। ज्यादातर बच्चे तो यही बोलेंगे कि लोहे से लगेगा, आयरन से। बट ये सही है क्या? आप देखना बेटा, मुझे बताओ, लोहे के रॉड को आराम से घुमा रहे और लकड़ी को लिया
लकड़ी से जम के घुमाया। हमने क्या किया, लकड़ी को जम के घुमाया और लोहे को स्लो लेके गए। अब अगर लोहा स्लो जा रहा है तो कम लगेगा, लकड़ी को जम के घुमाया तो ज्यादा लगेगा। तो लगना किस पे डिपेंड हुआ कि वो लोहा है या लकड़ी है, इतना ही जरूरी नहीं है, उसको कितनी स्पीड दी। तो जितनी ज्यादा स्पीड दोगे उतना उसको ज्यादा लगेगा, यानी उतना ज्यादा मोमेंटम होगा। तो मोमेंटम का मतलब हेवीनेस, इंपैक्ट। तो किसी भी चीज का क्या मास है और वो कितने स्पीड से जा रहा है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसके पास कितनी ताकत है, यानी मोमेंटम है, यानी कितने जोर से वो चीज लगेगी। और एक एग्जांपल देता हूं। तो यहां पे क्या हुआ था, लकड़ी से भी लग सकता है जोर से, लोहे से भी लग सकता है जोर से। वो डिपेंड है कि किसकी स्पीड कितनी है और किसका मास कितना है उसके प्रोडक्ट के ऊपर। दैट इज नथिंग बट मोमेंटम। और एक एग्जांपल, अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, एक बच्चे के ऊपर बड़ा सा पत्थर लेके फेंक के मारते हैं। एक बच्चे पे बड़ा पत्थर फेंका और एक बच्चे को छोटे से पत्थर से मारा। मैंने क्या कहा, एक बच्चे के ऊपर बड़ा पत्थर फेंको और एक बच्चे के ऊपर छोटा सा पत्थर फेंको, इतना सा। किससे ज्यादा लगेगा, बड़े पत्थर से ज्यादा लगेगा या छोटे से पत्थर से ज्यादा लगेगा? ऑब्वियस है बड़े पत्थर से ज्यादा लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। छोटा सा पत्थर जब बुलेट बन के आता है गन में से छोटा सा पत्थर मान लो बुलेट बन के आता है, तो इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता। तो बेटा बुलेट बोले तो छोटा सा पत्थर ही होता है ना, और वो छोटे से पत्थर में हाई वेलोसिटी दे दो तो इतना मोमेंटम तैयार होता, इतनी ताकत तैयार होती कि इंसान ऑन द स्पॉट खत्म हो जाता। और बड़ा सा पत्थर स्लो मार दो, तो पत्थर बड़ा था या छोटा था इतना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ उसके पास कितनी वेलोसिटी है वो भी जरूरी है। तो मास और वेलोसिटी मिला के, जिसका मास और वेलोसिटी मिला के ज्यादा आंसर आएगा उसके पास ताकत ज्यादा होगी, उसको बताते हैं मोमेंटम। समझा बेटा मोमेंटम का मीनिंग? सो मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। चलो बेटा अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देख लो बराबर, फाइंड द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज, इसको इक्वल लिखना, यानी क्या हुआ, इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब बेटा ये हुआ मास, वेलोसिटी यानी क्या, कितना डिस्प्लेसमेंट है कितने समय में, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब इसका मास कितना है 1, लेंथ कितना है 1, टाइम कितना है 1,